भूमिका, सरकार की भूमिका तो स्पष्ट है कि वो इजराइल के साथ खड़ी है। यहाँ की गोदी मीडिया भी खड़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में देख रहा हो तो इजराइल या कोई यूरोपियन किस्म के लोग ही लिख रहे हैं, मगर पैलेस्टाइन की भूमिका रखने वाला कोई अंग्रेज अखबार में तो मुझे स्पेस ही नहीं दिख रही है। तो जन आंदोलन और भारत के राजनीतिक दल, खास करके जो सेकुलर राजनीतिक दल है, जो आजादी की परंपरा, गांधी जी की परंपरा, नेहरू और आजाद की परंपरा के साथ जुड़े हैं, वो क्या करेंगे, लोहिया की परंपरा के साथ वो क्या करेंगे, उस पर भी हम लोग आएंगे। तो मुद्दा यह कि जो संभावना है तीसरे विश्व युद्ध की, उसमें भारत कहाँ खड़ा होगा, अभी वो बहुत निर्णायक समय आ चुका है और वहां काम करने की जरूरत है पैलेस्टाइन के पक्ष में। और भारत वो तीसरे युद्ध में ना जुड़े इजराइल के पक्ष में, वो भी हमको देखना है। तो 7 अक्टूबर जो आ रहा है, एक तरीके से उसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोला जा रहा है, अक्टूबर की क्रांति बोला जा रहा है। पैलेस्टाइन का अपराइजिंग है, वो गाजा का अपराइजिंग है, क्योंकि एक जो कंसंट्रेशन कैंप बना हुआ है गाजा में, उसको तोड़ने की कोशिश की गाजा के लोगों ने, उसको तोड़ डाला। और जो मुद्दा पैलेस्टाइन से लेकर वेस्ट बैंक गाजा का कोई चर्चा उस दौरान नहीं हो रही थी, नेतन्याहू को मजबूर कर दिया था कि आप कुछ करो वरना आपका वक्त अभी खत्म हो चुका है। तो नेतन्याहू ने एक्चुअली एक जाल बिछाया, उसमें मैं आऊंगा, मगर जाल में खुद नेतन्याहू फंसा है, वो भी एक रियलिटी है। तो पहले तो 7 अक्टूबर की एक क्रांतिकारी दिन है, जो हम लोग अभी सब जुड़कर उसको एक तरीके से उसका आयोजन करेंगे, उसके अलग अलग कार्यक्रम हम लोग कर ही रहे। दूसरा की जो प्रिजन कैंप था, मैं उसको गाजा गेटो अपराइजिंग बोलता हूँ। जैसे 1944 में वॉर्सो गेटो अपराइजिंग हुई थी, वे ऐसे ही है, गाजा गेटो अपराइजिंग है। और एक जेल ब्रेक, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप की दीवारों को उन्होंने तोड़ा है। इसके परिणाम में ऐसा हो चुका है कि दुनिया में अभी पैलेस्टाइन का सवाल केंद्रीय मुद्दा बन चुका है, जो 1 साल पहले कहीं चर्चा में नहीं था। तो दुनिया का केंद्रीय जियोपॉलिटिकल मुद्दा आज फिर से पैलेस्टाइन बन चुका है, और वो था ही ये पूरे 100 साल के से ज्यादा से। मुद्दा ये है कि अभी जो पिछले 1 महीने में जो घटना हुई है कि इस्माइल हानिये का असैसिनेशन, जो हमास के लीडर थे, और उनका असैसिनेशन तब हुआ जब ये बोला जा रहा था कि बाइडेन और ब्लिंकन, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका, की वो सीज़फायर की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो जो आदमी आपके साथ सीज़फायर की बात कर रहा है, जो ओपनली तेहरान में था, वहां नए प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन के लिए उसको बुलाया गया था, उसी दौरान पेजेशकियान को मारा गया, सॉरी, इस्माइल हानिये को मारा गया, जो हमास के लीडर थे। मैं उनको मिल चुका हूँ, हम लोग गाजा में जब 2010-11 में गए थे, तो एक ही मंच पे से इस्माइल हानिये ने पूरे भारत के डेलीगेशन को सम्मान दिया था, और हम लोगों ने मिलकर वहां भाषण भी दिया था। उसके बाद हुआ कि बहुत दबाव आया ईरान पे कि आप तुरंत हमला कीजिए, मगर पेजेशकियान जो एक मॉडरेट है, रिफॉर्मिस्ट है, उन्होंने देरी की। उनको अमेरिका ने आश्वासन दिया कि अभी आप हमला मत कीजिए। इनफैक्ट शोइगु, जो रशिया से भी आए थे उसी दौरान तेहरान, उन्होंने कहा कि हमला मत कीजिए, एक सीज फायर की तैयारी चल रही, इस बार सीज फायर हो जाएगा। तो ईरान ने हमला नहीं किया, और उसके बाद ये उनको समझ में आया कि ईरान बड़ी युद्ध में उतरने के लिए तैयार नहीं है। वो भी डर रहा है क्योंकि अमेरिका की वॉरशिप्स मेडिटेरेनियन में है, रेड सी में है, पर्शियन गल्फ में है। तो अगर ईरान उतरेगा तो बड़े पैमाने पे अमेरिका भी वॉर में उतरेगा। तो कहीं ना कहीं वो दबाव तो था। ये भी दबाव है आज भी कि इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब भी तेहरान पे डाल सकता है, ये भी दबाव था। वक्त गुजरा, बाद में हसन नसरल्लाह, जो पिछले 30 सालों से वो हिजबुल्लाह के लीडर है और वो एक वर्ल्ड फिगर है। 2006 में हिजबुल्लाह का नाम तक हम जैसे लोगों ने भी यहाँ वहाँ थोड़ा सुना था, मगर जब 11 जुलाई 2006 को इजराइल ने अपनी पूरी सेना लगा दी थी, 20,000 ट्रूप्स, टैंक्स, शिप्स, F-16 फाइटर जेट सब कुछ लेकर आया था, तो हिजबुल्लाह ने उनको बॉर्डर पे ही 34 डेज की जंग के बाद हरा दिया था। हम कुछ साथी इंडिया के गए थे बेरूट जंग के दौरान, और हम लोगों ने वो जीत देखी थी। और उसी में से हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे मजबूत गरिल्ला फोर्स करके उभर कर आया। और हम लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों 27 सितंबर को देखा कि हसन नसरल्लाह को भी इन्होंने असैसिनेट कर दिया।
6 बिल्डिंगों के ऊपर बंकर बस्टर बॉम्ब डाल डाल के पूरे की पूरे एक नेबरहुड को उन्होंने खत्म कर दिया हसन नसरल्लाह के को लेकर। मगर वापस वो बात आई थी कि सीज फायर की बातचीत चल रही है और इसलिए हसन नसरल्लाह और उसकी टीम इंक्लूडिंग ईरानियन जनरल्स गए थे वो बातचीत के लिए, चर्चा करने के लिए आपस में कि करना क्या है, और हसन नसरल्लाह को भी ट्रैप करके उन्होंने मार डाला। उसके बाद बहुत प्रेशर आया ईरान पे, जनता सड़क पे आ गई कि अभी बहुत हो गया, अभी मारो इजराइल को। तो अकॉर्डिंग टू द ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्मी है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी है उसमें, मगर आर्मी की कंट्रोल होता है अयतोल्ला खमेनाई जो सुप्रीम लीडर है, उसने निर्णय लिया कि अभी हम लोग इजराइल को मारेंगे। तो उन्होंने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया और इजराइल के 3 मिलिट्री बेस, उनका एक गैस का जो मेडिटेरियन दरिया में एक प्लांट है उसको भी उड़ा दिया। एक सिविलियन नहीं मारा। आप ये नोट कीजिए कि जितना अटैक हो रहा है, चाहे वो हमास करे, चाहे वो हिजबुल्लाह करे, चाहे वो ईरान करे, चाहे वो इराक करे, चाहे वो यमनी हुती करे, चाहे वो सीरिया करे, कोई भी इजरायली सिविलियन नहीं मारा जा रहा है। सिर्फ मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टारगेट पे अटैक हो रहा है। वो कल्चर और सिविलाइजेशन का फर्क है कि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है किस किस्म से आक्रमण करता है और हमारे लोग जो यहाँ के हैं हम लोग किस प्रकार का उससे जवाब दे रहे हैं। तो जो ईरान का जवाब आया है वो भी एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अभी ईरान पहले भी किया था उसने 14 अप्रैल को, क्योंकि ईरानियन कॉन्सुलेट जो है डेमास्कस में हमला हुआ था तो 14 अप्रैल को उन्होंने जवाब दिया था। मगर वो भी जो जवाब था वो 10 दिन की निगोशिएशन के बाद रशिया से बात हुई, अमेरिका से बात हुई और इजराइल को एक संदेशा पहुंचाने के लिए कि हम लोग फायर कर सकते, तो मारा था उससे ईरान ने। मगर वो एक कोरियोग्राफ सर्जिकल स्ट्राइक था। इस बार भी ईरान ने रशिया को इन्फॉर्म किया था, उन्होंने भी अमेरिका को इन्फॉर्म किया होगा, मगर इस बार क्लियर कट 4 से 5 बड़े मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे ईरान ने हमला किया है। और ईरान की तैयारी जो है वो इजराइल के लिए नहीं है। अफगानिस्तान और इराक के जंग के बाद ईरान समझ गया था कि वो गिर चुका है अमेरिका से। उसने तभी से तैयारी शुरू की थी कि एडवांस मिसाइल सिस्टम डीप अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे जितने वो लोग जा सकते थे गए हैं। उनके न्यूक्लियर प्लांट्स भी उन्होंने बना के रखे। अभी तक ईरान, मैं तो मानता हूँ कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब अभी उसको चाहिए ताकि वो डिटरेंट बने, जैसे नॉर्थ कोरिया ने बना के रखा है। सद्दाम के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो कभी अमेरिका आता नहीं उसको टारगेट करने के लिए। तो अभी ईरानियन पार्लियामेंट में वो बात चालू हो चुकी है कि इजराइल के पास जो 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मिनिमम है, उससे ज्यादा भी सकते हैं, उसका जवाब अगर हम लोग नहीं देंगे तो ये इन्होंने जो गाजा का हाल किया है वो तेहरान का, बेरूट का, सबका हाल वो कर सकते हैं। तो ईरान की जो तैयारी है वो अमेरिका को मद्देनजर रखकर की गई है। वो तो बोलते हैं कि हमारे लिए इजराइल तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि इजराइल को अलग से अकेले नहीं लड़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेटो की ताकतें पूरी की पूरी इसके साथ खड़ी है, हथियारों की, टेक्नोलॉजी की, सब तरीके से। जी आप भी बात करना चाह रहे हैं? जी, मैं 2 जुमले कहना चाहता हूं कि यूक्रेन में जो अमेरिका की शिकस्त हुई, यानी जो इलाके रशिया ने यूक्रेन से जीत लिए, उसको ये लोग सारे नाटो मिलके वापस नहीं ले सके। उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये लोग गाजा के मामले को इन्होंने एस्केलेट किया। गाजा के मामले में कामयाबी नहीं हुई तो लेबनान में घुस गए। तो ये इनका जो मामला है कि एक जगह हारते हैं तो उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए दूसरी तरफ, जैसे हरियाणा में मोदी जी देख रहे हैं कि हार रहे हैं तो पौधे झारखंड पहुंच गए। तो ये इनका जो है वो इलेक्शन का खेल है। शुक्रिया। 24 घंटे में इजराइल ने सीरिया में रशिया का जो वेपन्स डेपो है हेमाइम बेस का, वहां उन्होंने हमला किया है। ये इजराइल ने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की है, मैं मानता हूं। रशिया ने ये कहा है कि ईरान हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। रशिया और चाइना विल इंश्योर दैट ईरान को पूरा सपोर्ट मिले ये जंग में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो 9/11 था वो कोई अमेरिका की नाक नहीं कटी, ये 9/11 उन्होंने खुद करवाया था। ये मोसाद और सीआईए का ही काम था जो 9/11 हुआ। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी जो 1996 का है कि एक नई पर्ल हार्बर की जरूरत है, क्योंकि सोवियत रूस है नहीं, अभी दुनिया में हमारा ही राज चलेगा अगले 100 साल, तो उसके लिए एक पर्ल हार्बर की जरूरत है। 9/11 उन्होंने करवाया, ठीक है। दूसरा है कि मैं मानता हूं कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को, वॉर पॉलिसी को इजरायली लॉबी ही कंट्रोल करती है।
बाइडेन की कैबिनेट में 70% जो मिनिस्टर्स है वो सब यहूदी है, ठीक है। जो टॉप कॉर्पोरेशन आप देखोगे, वेपन्स कॉर्पोरेशन, सर्वेलेंस, फार्मा, ये सब जूइश एक्सट्रीमिस्ट कंट्रोल के है। तो जो गेनाडी जुगोनोव है, सोवियत रूस के जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने एक टर्म दिया था 2004 में कॉल्ड जायनिस्ट कैपिटल। जैसे हम लोग जैन कैपिटल की बात करते हैं, तो धर्म और पूंजी का भी एक संबंध है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन सी पूंजी और किसका कंट्रोल है वो हमको देखना होगा, और इसलिए उन्होंने 2004 में ये टर्म दिया था, ठीक है। और ये जूइश लॉबी वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, रोम, सब जगह वो हावी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन चला रहा है, इनके हित संबंध भी है, मगर एट द सेम टाइम वो अमेरिका को डुबा भी रहा है। दो सिंपल उदाहरण दे दूं। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बाइडेन ने बात की। 7 अक्टूबर के बाद कोई इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर हो नहीं सकता, सऊदी अभी इजराइल के साथ जा नहीं सकता, कोई इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनने वाला नहीं है। अगर ईरान पे बड़ा हमला होता है ऑयल को लेकर, जो पाशा जी ने बात की, सबसे ज्यादा फायदा रशिया को होगा। आज $85 है, कल 150 और $200 हो जाएंगे। रशिया में टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी कमाई हो जाएगी। तो इजराइल का फायदा नहीं हो रहा अमेरिका को उसका नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि एक अमेरिकन ने बोला था कि हम बोलते कि इजराइल हमारा अकेला दोस्त है उस इलाके में, तो उसे कहा कि इजराइल के बनने के पहले हमारा दुश्मन वहां कौन था। एक इजराइल के दोस्ती के मामले में उन्होंने सबको अपना दुश्मन बना दिया है वो पूरे इलाके में। तीसरी बात है कि ये जंग 2 किस्म की है। एक है ग्रेटर इजराइल का एजेंडा बहुत जोरों से चला है, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट। इजराइल को एक ऑर्डिनरी नॉर्मल सोसाइटी मत समझिए, एक साइकोपैथिक सोसाइटी है। और जो ओल्ड टेस्टामेंट जूइश बाइबल का असर है इन पे, वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड। और जो ओल्ड टेस्टामेंट में नाइल टू द यूफ्रेटिस, इजिप्ट से लेकर यूफ्रेटिस, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टाइन, सऊदी के पास, इराक के पास, ये पूरा उनका तो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है जो उनके पार्लियामेंट के दरवाजे में लिखा है। तो एक साइकोपैथिक सोसाइटी है, वहां कोई धरना प्रदर्शन जंग के खिलाफ नहीं हो रहा है। हॉस्टिलिटीज को लाओ, जंग जारी रखो, किसी को वहां पड़ी नहीं पैलेस्टाइन की, ठीक है। सो वी आर नॉट डीलिंग विद। और अभी अक्टूबर के महीने में और एक बड़ी क्रांति होने वाली है, वो ब्रिक्स की क्रांति। और जो डॉलर का काउंटर आने वाला है, जो सैंक्शंस को उन्होंने डॉलर को वेपनाइज किया है, तो ब्रिक्स की अपनी एक यूनिट होगी, नेशनल सॉवरेन कंट्रीज में ट्रेडिंग होगी और डॉलर का दाम नीचे जाने वाला है। ये अक्टूबर का महीना लास्ट ईयर का जो था और ये साल का है, तो और एक क्रांति होने वाली है जिसमें हिजबुल्लाह ने जो रोका था इजराइल को 2006 में, वापस उसने इजराइल को रोक दिया बॉर्डर पे। इजराइल की हिम्मत नहीं है लैंड इन्वेजन करने की। इजराइल कोई ताकतवर देश नहीं, उसके पास खाली हवाई जहाज है, बाकी का सबका इंतबा जवाब है। सिर्फ F-16 F-35 वो बहुत बड़ा तमाशा करते हैं लोगों को मारने का, मगर जमीन के ऊपर वो उनका कोई उस किस्म का जवाब नहीं। मैं इतना ही और मैं मानता हूँ कि ये आज जो पैनल रहा है, वी नीड टू हैव अ फर्दर डिस्कशन। 1 घंटा बहुत कम होता है, एंड वी नीड अ गुड डिस्कशन ऑन जी, मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट लूंगा। धन्यवाद। मैं 2 पॉइंट बोलना भूल गया। एक तो अगर जो बाइडेन माफ कीजिए, जो बाइडेन ने कहा कि हम इजराइल को परमिशन नहीं देंगे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करने का, अगर इसके बावजूद भी इजराइल या नेतन्याहू न्यूक्लियर साइट्स या स्ट्रेटेजिक टारगेट्स ईरान में जो है उस पर हमला करता है, तो ये वादे की खिलाफ वर्जी होगी। और मेरे ख्याल से ईरान जो बयान दिया है कि हम अमेरिका के 14 अड्डे को निशाना करेंगे इस क्षेत्र में, चाहे वो कुवैत में हो, बहरीन में हो, कतार में हो, इमारात में हो, या इराक में या सीरिया में, इससे आप अंदाजा लगाइए कि इन 6 खाड़ी के देशों में जहां हमारे 1 करोड़ के करीब वर्कर्स हैं, उन पे क्या हाल होगा अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स खत्म कर दिए जाते हैं, पानी नहीं, बिजली नहीं, और तेल का अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो अमेरिका की खुदकशी होगी। तो मेरे ख्याल से ये पहला हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है
वो अमेरिका को भी हिला सकती है और पूरी दुनिया को हिला सकती है, जैसा फिरोज भाई कह रहे थे। दूसरी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये मामला बहुत गंभीर होते जा रहा है और इस क्षेत्र में आग बहुत जल्दी से फैल रही है, जो कि हम पे भी इसके असरात हो सकते हैं। और जहां तक हमारी गवर्नमेंट को इसका तलाश करना है, हल तलाश करना है, मेरे ख्याल से मोदी साहब जब 2 दिन पहले नेतन्याहू से बात करे, वो सिर्फ आतंकवाद के बारे में बात करते रहे, वहां सीजफायर की बात कुछ नहीं कर रहे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे जो सिक्योरिटी है, वर्कर्स हैं, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है और बहुत कुछ हमारे नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है खाड़ी से। अगर ईरान इन सब पे हमला करता है तो हम कहाँ के रहेंगे? तो हमें भी कुछ आगे चल के पेशकदमी से करके दबाव डालना पड़ेगा नेतन्याहू के पर। आप जो भी ये गलत काम कर रहे हैं या दीवाना काम कर रहे हैं, इसको खत्म करिए और सीज फायर जल्द से जल्द एक्सेप्ट करके इसको खत्म करिए और 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करिए बोल के हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी सेफगार्ड हो। शाह जी ने जो आखिर में बात की कि अगर ईरान पे हमला हुआ सराउंडिंग स्टेट से, तो ईरान के हमले सीरिया में, इराक में, जहां भी इनके बेसिस है, यूएई में हो, जहां भी हो, वो सब जगह हमला होगा। तो वो तो विश्व युद्ध 3 की ही बात होगी। दैट इज